हेलो एवरीवन। एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जाम के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को जब आप देखेंगे तो उसमें मैथ्स एक अलग सब्जेक्ट की तरह प्रेजेंट नहीं है। इस एग्जाम में केवल जीके, इंग्लिश और रीजनिंग पूछा जाता है कन्वेंशनली, और सिलेबस में भी मेंशन्ड है। बट स्टेनोग्राफर 2025 के एग्जाम में क्या हुआ है कि बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक, तो मैं उसको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्टेनो 26 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से कि क्या मैथ्स आने की क्या चांसेस है, 25 में मैथ्स क्यों आया, वो पूछना कितना सही है कितना गलत है, और क्या ये सेम चीज रिपीट होगी, और अगर रिपीट होती है या नहीं होती है तो आपको इससे कैसे डील करना है अगर आप स्टेनोग्राफर 2026 एग्जाम के लिए एम कर रहे हो। तो चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, बेसिक इन्फो मेरे बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं आपको गाइड करने के लिए सक्षम हूँ या नहीं हूँ। ठीक, और अगर आप जीके जीनियस बैच लेना चाहते हो तो अभी बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है। कूपन कोड अगर आप टारगेट 30 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो ये जो बैच है इसमें आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा, और इन प्राइजेस पे आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। इसके बारे में ज्यादा जानकारी हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे, और इसके पहले कमेंट में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल हम वीडियो के टॉपिक पे मेन डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात कि भाई स्टेनोग्राफर 2025 में मैथ्स आया क्यों। ये चीजें बहुत लोगों के मन में टेंशन कर रही थी, और मुझे भी इसके बारे में सोचने समझने में काफी समय लगा, क्योंकि बहुत टाइम से मैं स्टेनोग्राफर के एस्पिरेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। आमतौर पे ये चीजें होती नहीं थी, गलती से इक्का दुक्का एक दो सवाल कभी आ गया तो आ गया, बट फुल फ्लेजेड मैथ्स कभी पूछा नहीं जाता था। तो ये हुआ क्या है, सबसे लाइकली सिनारियो ये है कि भाई सिस्टम का ग्लिच है, यानी जो वेंडर के साइड से क्वेश्चन सिलेक्शन हुआ है, चाहे उसमें उसने एआई लगाया नहीं लगाया, ह्यूमंस को इन्वॉल्व किया, जिसे भी इन्वॉल्व किया गया है, वेंडर साइड से इशू हुआ है, क्योंकि रीजनिंग के अंदर मैथ्स पूछने का तुक नहीं बनता। पहला लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये कहता है, इस एक्सप्लेनेशन को एक और जो आप समझ लो कि बल इस चीज से मिलता है कि आगे चल के जब आप देखोगे कि स्टार्टिंग के शिफ्ट्स में ये प्रॉब्लम आई थी, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो गई थी, मिनिमाइज हो गई थी, जीरो नहीं हुई थी, लेकिन जो बाद के जो शिफ्ट थी 25 वाली में, उसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चंस थोड़े कम हो गए थे धीरे धीरे करके। जीरो किसी में नहीं हुए हैं जहां तक मेरी जानकारी है, रफली मुझे जो भी पता है। ठीक है, तो मैथ्स के सवाल कम हुए थे, यानी वेंडर ने अपना ग्लिच सुधारने की कोशिश की थी। ठीक, दूसरी बात यह है कि क्या आउट ऑफ सिलेबस है मैथ्स, क्या आउट ऑफ सिलेबस है, नॉट एग्जैक्टली। यही चीज मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं दूसरी चीज की वजह से। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि भाई रीजनिंग का एग्जैक्ट सिलेबस है क्या। ये जो है ऑफिशियल पीडीएफ से मैं लेकर आया हूँ, ये सिलेबस का पीडीएफ जो ऑफिशियल पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको खुद से रेफर कर सकते हो। इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं प्लीज ऑफिशियल सिलेबस से तैयारी कीजिएगा, सिर्फ प्रीवियस ईयर ट्रेंड से तैयारी करने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, अब इस सिलेबस को जब आप गौर से देखोगे तो ये सारी जेनरिक बातें लिखी हुई हैं, पूरे रीजनिंग के टॉपिक्स ही हैं, लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दो, यहाँ पे क्या लिखा है, अर्थमेटिकल रीजनिंग। ये टॉपिक है अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। तो चलो इसमें तो आपको टेंशन नहीं होना चाहिए। अर्थमेटिकल नंबर सीरीज मतलब क्या, जो सीरीज वाले सवाल होते हैं, यानी 2, 4, 6, 10, ये वाला जो सीरीज होता है, इसको डिकोड करने वाला जो क्वेश्चन होता है, तो ये है। तो इसके अंदर तो मैथ्स नहीं पूछा जाता, लेकिन अर्थमेटिकल रीजनिंग जो है इसके अंदर, और अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन सीधे सीधे आपके रीजनिंग के सिलेबस में मेंशन्ड है। जब ये नंबर 1 ये चीज, और जब नंबर 2 ये चीज आप देखोगे तो आपके दिमाग में खटकना चाहिए कि ये दोनों चीज मुझे किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कि मैथ्स में, एसएससी के मैथ्स को हम अपने कन्वीनियंस से 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, नंबर 1 पार्ट और नंबर 2 पार्ट। नंबर 1 पार्ट जो होता है, जिसे हम प्यार से एसएससी में सारे टीचर्स क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मैथ्स बोलते हैं, और नंबर 2 में इसे एडवांस मैथ्स बोला जाता है। ठीक है, ये सिर्फ कन्वीनियंस के लिए डिवाइड किया हुआ है। तो यहां से हमें एक क्लू मिलता है कि जो अर्थमेटिक मैथ्स है, बहुत प्यार से समझना इन चीजों को। अगर नहीं समझ पाए तो आगे चल के आपको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ जाएगी 2026 वाले साइकिल में, इसलिए प्लीज शांति दिमाग से सारी चीजों को समझने की कोशिश करना। तो ये यहाँ पर पॉइंट आउट कर रहा है कि अर्थमेटिक जो सिलेबस है इनडायरेक्ट वे में इससे कनेक्ट करता है। तो इनडायरेक्ट वे में आप बोल सकते हो कि अगर एसएससी चाहे तो उन सवालों को ऐसे करके जस्टिफाई कर सकती है। आई होप कोई एसएससी वाला ये वीडियो ना देख रहा हो, अदरवाइज वो उन क्वेश्चंस को रिजेक्ट नहीं होने देगा। बट मैं आपको 26 वाले एस्पिरेंट्स के लिए समझा रहा हूं, तो ये अर्थमेटिक से इनडायरेक्ट वे में रिलेट कर रहा है। तो काइंड ऑफ मतलब दूर दराज से एक रिलेशन बन रहा है। तो ऑफिशियली आप नहीं बोल सकते कि सवाल जो है सो आउट ऑफ सिलेबस है, हालांकि ऐसा पूछना नहीं चाहिए, बहुत अनएथिकल चीज हुई है। बट नंबर 1 वेंडर का प्रॉब्लम हुआ है, और नंबर 2 सिलेबस को एकदम खींच करके मतलब वाइड किया गया है, सिलेबस के पार्ट में घुसाने की कोशिश की गई है। ठीक, ये 2 एक्सप्लेनेशन हमें मिलते हैं। क्या अगली साल सेम वेंडर रहेगा, नहीं रहेगा, वी डोंट नो एनीथिंग। ठीक है, तो अब भाई करना क्या है,
सबसे पहली चीज 2026 वाले एस्पिरेंट्स के लिए क्या चांसेस बनते हैं कि सर ये सेम चीज अगले एग्जाम में भी रिपीट करेगी? वी डू नॉट नो, सिंपल आंसर है इसका। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है कि क्या सेम चीज ऐसी होगी या नहीं होगी, क्या मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे। मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस में इनडायरेक्ट वे में मैथ्स के चीजों को मेंशन कर रखा है, तो अगर एसएससी चाहे तो वो उसको पूछ सकती है, क्योंकि इनडायरेक्टली ये कनेक्ट करती है आपके ऑफिशियल सिलेबस से। ठीक बात, एसएससी चाहे तो पूछ सकती है। दूसरी बात, ये सेम वेंडर रहेगा नहीं रहेगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन अभी अपन नहीं कर सकते। तो भाई मुद्दा यह है कि फिर मैं करूं तो करूं क्या? चांसेस तो बनते हैं क्योंकि इनडायरेक्ट वे में सिलेबस से रिलेट तो कर रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या? देखो यही चीज मैं आपको समझाता हूं इस वीडियो में। मेन मुद्दा यही है। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस का सेक्शन आपका क्या है? वो है आपके इंग्लिश, क्योंकि इससे 100 के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें तो कुछ नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। अगला पार्ट क्या है? जीके है। जीके में आपके 50 सवाल आने वाले हैं। इसमें क्या छेड़छाड़ हुई थी? कोई मेजर छेड़छाड़ नहीं थी। रीजनिंग में भी जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या 50 में से 50 क्वेश्चन अर्थमेटिक यानी मैथ से दिए जाएंगे? क्या आपको लगता है ये लाइकली सिनेरियो है? हाईली अनलाइकली, 0 चांसेस है कि 50 में 50 क्वेश्चन मैथ्स के आ जाएंगे। 50 में से ज्यादातर सवाल यानी कि 35 प्लस क्वेश्चन तो आपके कोर रीजनिंग का ही क्वेश्चन होने वाला है। तो अगर यहां से 150 जोड़ लो और यहां से 35 जोड़ लो, तो आपके टोटल 185, या चलो मैं एक रेंज ले लेता हूं सेफर साइड में रहने के लिए, कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं, कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप 170 से 180 इतने क्वेश्चन तो आपके हाथ में है ना। इतने क्वेश्चन कुछ भी मैथ्स वाले नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला आपका फर्ज बनता है मेरे दोस्तों कि आप इस सिलेबस का जो सेक्शन है इस पे महारत हासिल करो, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करो, ठीक है। जिस तरीके से मैं आपको गाइड कर रहा हूं, अगर ऐसे लेकर के चलोगे तो चीजों को सस्टेनेबल वे में कैरी कर पाओगे। अदरवाइज झूठ मूठ का मिसगाइड होते रहोगे, कभी यहां जाओगे कभी वहां जाओगे, कभी किसी का मैथ्स का कोर्स परचेज करते चलोगे। इससे होना जाना कुछ नहीं है, क्योंकि स्टेनोग्राफर एस्पिरेंट्स जो है मैथ्स नहीं प्रिपेयर करते हैं और झूठ मूठ का आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर मैथ्स ही करना था तो भाई स्टेनो में आए क्यों, सीजीएल कर लेते, कोई और एग्जाम का एम कर लेते। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 170 से 180 क्वेश्चन आपके हाथ में है। पहला आपका कर्तव्य है कि इस सवालों को बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर कर लेना है। अगर इन सवालों को बहुत अच्छे से आपने प्रिपेयर किया है, यानी कोर इंग्लिश, जीके और रीजनिंग में बहुत अच्छा आपका पकड़ बन चुका है, आप सवालों को अच्छे से कर रहे हो, आपकी एक्यूरेसी काफी हाई है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो गया है, फिर अब अगर आपके पास समय बच रहा है, 2 महीने का बफर अगर आपके पास है, 2 से 3 महीने का, 2 मंथ से 3 मंथ का अगर आपके पास बफर है, तब आप क्या कर सकते हो? अगर आपको सुपर सेफ रहना है, बिल्कुल सुपर सेफ रहना है, तो क्या कर सकते हो? देखो ये अर्थमेटिक मैथ्स का सिलेबस है, ये सिलेबस का कोर पार्ट है अर्थमेटिक का, और इजी पार्ट है। ये ऐसे टॉपिक्स है जो स्लाइटली इजी हैं। देखो मैथ्स जिन्होंने तैयार नहीं करा उनके लिए कोई भी टॉपिक इजी नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता कि रेशियो प्रोपोर्शन उनके लिए इजी पड़ेगा, बट अगर आप चाहो तो थोड़े कम समय में इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर सकते हो। इसको प्रिपेयर भी कैसे करना है? क्या सीजीएल लेवल पे एकदम टफ क्वेश्चंस इसके प्रैक्टिस करने हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा काफी गलती आपको नहीं करना। आपको करना क्या है, आप जाओगे 2 चैनल में आपको बता रहा हूं, दोनों में से जिसका कंटेंट आपको सही लगता है, फ्री कंटेंट ही आपको सफिशिएंट रहेगा। एक चैनल है बैंकर्स पॉइंट, ठीक है। बैंक नाम सुन के टेंशन मत लेना, क्योंकि बैंक में भी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं और इजी लेवल वाले आते हैं, ठीक है। और सेकंड में मैथ्स मेनिया, ये एसएससी के ही चैनल है, ठीक है। इन दोनों चैनल्स में से आप जाओ, आपको जो टॉपिक पढ़ना है, जैसे अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा थोड़ा लाइट प्रिपरेशन मैथ्स का रखूं, तो जैसे अगर मान लो आपको परसेंटेजेस पढ़ना है, आप या तो परसेंटेजेस बाय बैंकर पॉइंट लिख करके सर्च करो, आपको यूट्यूब में इनका वीडियो मिल जाएगा, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होता। या फिर मैथ्स मेनिया से पढ़ लो, इनका भी वीडियो बहुत लंबा नहीं होता। जिनसे आपको समझ पड़ रहा है उनसे पढ़ो, बेसिक नोट्स बनाओ, और क्वेश्चन प्रैक्टिस इनसे मत करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको कहां से करना है? अभी जो आपके पेपर हुआ है 2025 का, 2025 के जब आपका पेपर होगा, तो अभी तो आउट नहीं हुआ है, लेकिन सिलेक्शन पोस्ट के आंसर कीज निकल जाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन पोस्ट के आंसर कीज में से जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो आपको प्रैक्टिस करना है। आगे चल के आपका स्टेनो वाला भी आंसर की आया हुआ है, स्टेनो 25 वाला आंसर की आया हुआ है, सिलेक्शन पोस्ट 25 वाला आने वाला है। और धीरे धीरे जब आपकी तैयारी और आगे बढ़ेगी तो आपके CHSL 25 का भी आंसर की तो आएगा। ये सारे क्यों बोल रहा हूं, और सिलेक्शन पोस्ट में भी केवल 12th लेवल वाले करने हैं। क्यों? क्योंकि इस बार क्या है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल की डिफिकल्टी अलग अलग है। तो आप जो भी प्रैक्टिस करोगे, आप इंश्योर करोगे कि केवल 12th लेवल एग्जाम की करो, यानी स्टेनोग्राफर में जो मैथ्स के सवाल आए आप वहां से करना। CHSL में जो आएंगे, अभी आया नहीं, अभी CHSL का एग्जाम भी नहीं हुआ, लेकिन आप भाई 1 से 1.5 साल तैयारी तो करने के लिए रख रहे हो ना। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, आगे चल के जब आप थोड़ा थोड़ा मैथ्स पढ़ते जाते हो तो हौले हौले इजी लेवल वाले जो सवाल है सिलेक्शन पोस्ट के, स्टेनो के, CHSL के,
इन क्वेश्चंस को आपको करना है। सीजीएल वाले क्वेश्चंस आपको टच करने की फिलहाल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल थोड़े हाई लेवल के चले जाएंगे, जिस तरह के पेपर्स अभी आपके बन रहे हैं, और वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं आएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको ऐसी चीज बता रहा हूं जो सस्टेनेबल है और जिसमें बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगने वाला है। ठीक है, एक्सेसिव टाइम नहीं लगेगा। जो मैंने आपको बताया, एक टॉपिक के आपको 3-4 घंटे से ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं मिलेगा, उससे आप बेसिक प्रिपरेशन कर लो। कोई जरूरत नहीं है बेस्ट अप्रोच से सवाल बनाने की, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। आप नॉर्मल तरीके से बनाओ, एक्स लेकर के बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये काम करोगे तो ये जो इजी टॉपिक्स है, ये मेरे हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके प्रिपेयर कर लो, जितना हो पाता है। जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे करने, ये मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा है कि थोड़े स्लाइटली इजी पड़ते हैं, इसमें से जितना हो जाता है आप कर लो, अगर आपको सुपर सेफ रहना है। अदरवाइज मैंने आपको पहले भी बताया कि 170 से 180 क्वेश्चन अभी भी आपके हाथ में है, इसीलिए एक्सेसिव पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पहले उनको करो। उनके बाद अगर आप ये नहीं भी करते हो तो आपको मेजर लॉस नहीं है। अगर आप इसमें अच्छा हो, अच्छे से आपने इसको प्रिपेयर किया, तो आपको मेजर लॉस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास समय, थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर कर लो। ये अर्थमेटिक मैथ्स के कोर ऐसे टॉपिक्स है जो तो थोड़े टफ पड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आपके पास बहुत एक्सेसिव समय है, बहुत ज्यादा समय है, जैसे हो सकता है आप रिपीटर हो, आपके ऑलरेडी 160-70 नंबर आ रहे, 150-40 नंबर आ रहे, अच्छे मार्क्स आ रहे, तो फिर आप चाहो तो कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये कोर टॉपिक से थोड़े टफ पड़ते हैं, ठीक है, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड पड़ते हैं, तो इसीलिए इनको आप चाहो करना तो करो, अदरवाइज इनको छोड़ सकते हो। और ये तो ऐसे अर्थमेटिक मैथ्स के टॉपिक है जो नॉन कोर है बिल्कुल, मतलब सीजीएल वाले भी इसको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये जो टॉपिक्स है सीजीएल मेंस के टॉपिक्स है, तो इनको तो कंप्लीटली इग्नोर करना। कायदे से आप इसको भी अर्थमेटिक में रख सकते हो, बट इनका कोई सवाल नहीं बनता है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। ये जो मैंने टॉपिक बताए कोर एंड इजी वाले, इसको प्लीज अच्छे से कर लेना अगर आपके पास समय होता है तो। अगर समय नहीं होता तो इनको भी इग्नोर करो, क्योंकि 170 से 80 क्वेश्चन जो आपके हाथ वाले हैं, इन पे आपको महारत हासिल करने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये जो टॉपिक्स का पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, मैं नीचे पहले कमेंट में इसका लिंक लगा रहा हूँ, वहां से डायरेक्ट आपको ये पीडीएफ ही ओपन करेगा। वो लिंक को डायरेक्ट आपको टैप करना है, आपके टेलीग्राम में वो ओपन हो जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और फिर धीरे धीरे करके इसको पढ़ सकते हो। चैनल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। अब बाकी जो मैंने आपको बोला कि जीके, इंग्लिश और रीजनिंग बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है, तो जीके अगर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो जीके जीनियस बैच के साथ जा सकते हो। ये हमारा बनाया हुआ जीके का बैच है, जिसमें 2026 के लिए बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोग अपडेट भी करेंगे, नए पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। यानी एडिक्विटी हो या कोई भी वेंडर आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो, अभी बहुत अच्छा टाइम है। टारगेट 30 ये कूपन कोड लगाओगे, जो कि 18 सितंबर की रात 12 बजे तक वैलिड है, तो आपको बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। हमारे 6 मंथ, 12 मंथ और 18 मंथ के प्लान अवेलेबल है। जो प्लान आप लेना चाहो आप अवेल कर सकते हो। इसमें आपको जो मीडियम है वो है इंग्लिश मीडियम का। ठीक है, तो प्योर इंग्लिश और प्योर हिंदी वाले इसको बाय नहीं करेंगे। इंग्लिश मीडियम का बैच, यानी चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी और मैं जैसे हिंदी में बोल रहा हूँ वैसे हिंदी में चीजें समझाई हुई हैं। इस बैच की खासियत यह है कि अराउंड 120 आवर्स का क्रिस्प क्वालिटी कंटेंट है, यानी कि ऐसे वीडियोस है जो बहुत ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इन वीडियोस को आपको देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर से, उसके साथ में अपना नोट्स बनाओ और उन्हें मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। स्टैटिक जीके प्लस हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, सारी चीजें कवर्ड हो जाएंगी। करंट अफेयर के अलावा बेसिकली और सारी चीजें आपको इसके अंदर कवर्ड मिलेंगी। आपको कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, बस इस बैच को अच्छे से कंप्लीट करो और साथ में पीवाईक्यूज की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। बस अगर इतना कर लेते हो तो गुड टू गो है। उसके बाद आपको जीके में बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है स्टेनोग्राफर के लिए। इससे बेस्ट जीके का बैच आपको शायद ही मिले जो कम समय में आपकी बेहतरीन तैयारी करवा दे। डेमो वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक लगा हुआ है, वहां से जाकर आप डेमो वीडियोस को देख सकते हो। और व्हाट्सएप अगर आप करना चाहो, अगर आपको कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है, तो व्हाट्सएप नंबर 8987921161, इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर बैच से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तभी मैसेज करना, क्योंकि ये नंबर मैं नहीं चलाता, टीम के एक मेंबर चलाते हैं। उनको एग्जाम के बारे में ज्यादा पता नहीं, बस बैच के बारे में आपको जानकारियां दे देंगे। आई होप आपको वीडियो से चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट में जरूर पूछ लेना। और स्टेनोग्राफर 2026 की बेस्ट गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।